हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनंत आवेशित सीट या परत के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको आवेशित सीट या परत को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम एक परत या सीट को बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक सीट का निर्माण कर रहे हैं। ये जो है यह एक सीट है, परत है। ये सीट कैसा है? ये है आवेशित। तो सबसे पहले इस पर हम आवेश को देते हैं। इस सीट पर हम आवेश देते हैं, वो आवेश धनात्मक आवेश के रूप में देते हैं इस पर। ये देखिए, इस पर धनात्मक आवेश है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सीट बनाया है। इस सीट पर हम धनात्मक आवेश को लिए हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो मेरा एक सीट है, ये सीट आवेशित सीट है। और आवेशित तो है, इसके ऊपर आवेश है, लेकिन कौन सा आवेश है? इस पर है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस सीट के कारण इस बिंदु पर, मान लो ये बिंदु तुम्हारे पास P है, तो इस बिंदु पर इस सीट के कारण सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र जिसको हम E से दिखाते हैं, इसकी सबसे पहले हम निकालेंगे दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस सीट के कारण, इस आवेशित सीट के कारण, इस धनात्मक आवेशित सीट के कारण हम इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे? हम विद्युत क्षेत्र E की दिशा को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दिशा, डायरेक्शन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किस तरह से दिशा निकालेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो सीट है, और दोस्तों एक बात और बता दें, ये सीट जो है ये कैसा है? अनंत। कैसा है? अनंत। अनंत मतलब ये सीट आगे की तरफ भी जा सकता है अनंत तक। मान लेते इधर प्लस इन्फिनाइट तक गया है। और ये सीट जो है दोस्तों, ये नीचे की तरफ भी अनंत तक गया है। और ये सीट नीचे की तरफ माइनस इन्फिनाइट तक गया है। ये जो चिन्ह हमने लिया है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट। इसका मतलब होता है अनंत। ऊपर की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ अनंत तक जाएंगे तो उसको हम लिखेंगे प्लस इन्फिनाइट, और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको लिखेंगे हम माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना चाहते हैं, डायरेक्शन को। तो किस तरह से दिशा होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो मेरे पास सीट है, आवेशित सीट है, धनात्मक आवेशित सीट है, इसका जो है हम एक छोटा सा जगह पर, एक छोटे से जगह को मानते हैं। ये देखिए, और इस छोटे से जगह पर हम ये मान के चलते हैं कि छोटा सा, चूँकि ये जगह छोटा सा है, तो इस छोटे से जगह पर आवेश को हम Q से दिखाते हैं। आवेश भी क्या होगा? छोटा सा चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं? D। फिर से समझते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र E की दिशा को जानना है तो हम क्या करेंगे? इस अनंत सीट पर हम एक छोटा सा जगह को माने। इस आवेश का जो है बहुत सारे लेयर हैं, तो इस बहुत सारे लेयर में से हम एक छोटा सा लेयर, एक लेयर को मानेंगे छोटा सा लेयर। इस लेयर पर जितना भी आवेश होगा, चूँकि ये लेयर जो है ये छोटा सा है, तो इस लेयर में आवेश भी कैसा होगा? छोटा सा। तो आवेश को हम Q से दिखाते हैं, और चूँकि एक लेयर हमने लिया है, एक छोटा सा लेयर लिया है, तो छोटे सा के लिए हम क्या लगाते हैं? D लगाते हैं। छोटे सा के लिए हम D लगाते हैं। उसी तरह से दोस्तों,
एक लेयर हम नीचे मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसमें भी आवेश कैसा कितना होगा, आवेश को हम Q से दिखाते हैं। और ये लेयर जो है इस अनंत शीट का बहुत सारे लेयर में से, देख रहे हैं आप, बहुत सारे लेयर में से एक छोटा सा लेयर है। ये बहुत सारे लेयर में से ये जो है शीट कैसा है, अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई का जब शीट है तो इस शीट पर आवेश के बहुत सारे क्या होंगे, लेयर होंगे। तो उस बहुत सारे लेयर में से हम एक छोटा सा लेयर यहाँ पर माने हैं। तो उसके लिए आवेश को हम Q से दिखाते हैं। चूँकि ये लेयर छोटा सा है इसीलिए हम उसमें हम D लगाएंगे। D का मतलब छोटा सा। तो यहाँ भी एक छोटा सा लेयर लिए हैं इसलिए उसमें हम आवेश लिखे Q, और छोटा सा के लिए हम क्या लगा दिए, D। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा लेयर लिए हैं आवेश का, तो आवेश को हम Q से दिखाते हैं। और छोटा सा के लिए हम क्या लगाते हैं, D लगाते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र E है इसकी दिशा प्लस आवेश से होती है दूर और माइनस आवेश के होती है करीब, ठीक है। विद्युत क्षेत्र जो है E, इसकी दिशा दोस्तों वो प्लस आवेश से क्या होती है, दूर, और इस माइनस आवेश के क्या होती है, करीब। ये जो छोटा सा लेयर लिया है इस लेयर में कौन सा आवेश है, इसमें प्लस आवेश है। और ये जो आपने नीचे की ओर ये छोटा सा लेयर लिया है इसमें भी दोस्तों कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। तो हमने क्या पढ़ा है, प्लस आवेश के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र है E, इसकी दिशा क्या होगी, दूर होगी, प्लस आवेश से दूर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस P बिंदु पर इस छोटे से लेयर पर जो प्लस आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा वो होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस लेयर के प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा वो हो रही है प्लस आवेश से, इस प्लस आवेश से क्या, दूर। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र E की दिशा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस लेयर में चूंकि आवेश जो है, ये जो लेयर है ये लेयर छोटा सा है, तो छोटे से लेयर में आवेश भी कैसा आया, छोटा सा। तो छोटे से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है E वो क्या होगी दोस्तों, छोटा सा। आप साफ साफ देख सकते हैं, चूँकि आवेश छोटा सा है तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा, उसका भी मान कैसा होगा, छोटा सा। तो छोटा सा के लिए हम क्या लगाते हैं, D लगाते हैं। विद्युत क्षेत्र छोटा सा है, छोटा सा के लिए क्या लगाएंगे, हम D लगाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E जो है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर है, इसलिए उस पर हम एक तीर चिन्ह को लगाएंगे। ये जो नीचे है, नीचे के लेयर में जो हम आवेश माने हैं वो है छोटा सा आवेश dq। चूँकि लेयर जो है वो छोटा सा है इसलिए उस पर आवेश भी कैसा आया, छोटा सा। तो इस छोटे से आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किधर होगी, वो होगी दोस्तों, हमने पढ़ा है कि प्लस आवेश से क्या होती है, दूर। तो यहाँ भी देखिए, इस छोटे से लेयर में भी देखिए आप, इसमें भी कौन सा आवेश है, छोटा सा आवेश है, और वो आवेश जो है प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वो होगी प्लस आवेश से दूर। तो इस छोटे से लेयर के प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर वो होगी दूर, इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पर
इस छोटे से लेयर में छोटा सा आवेश है, dq आवेश है। तो छोटे से आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी, लेकिन उसका मान क्या होगा, छोटा सा होगा मान। विद्युत क्षेत्र E का मान कैसा होगा, छोटा सा। छोटा सा के लिए हम क्या लगाते हैं, D लगाते हैं। और चूँकि विद्युत क्षेत्र E जो है वह एक सदिश राशि है, इसीलिए दोस्तों उस पर हम एक तीर चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, सकते हैं दोस्तों, ये जो ऊपर में हम एक लेयर माने हैं, आवेश का छोटा सा लेयर माने हैं, उसके कारण दोस्तों P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा वो है नीचे की ओर। और ये जो हमने एक लेयर माने हैं, छोटा सा लेयर माना है आवेश का, इसके कारण दोस्तों विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा P बिंदु पर वो है दोस्तों ऊपर की तरफ। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा घटक। देखिए दोस्तों घटक किस तरह से करते हैं। ये देखिए आपके पास x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ पर एक a है। ठीक है, और ये जो a है, ये a इस x अक्ष से, ये जो a है, ये a इस x अक्ष से कुछ एंगल पे है। वो एंगल है दोस्तों थीटा। ठीक है, ये जो है आपके पास a, ये a इस x अक्ष से कुछ एंगल पे है, वो एंगल कितना है, थीटा। अब देखो दोस्तों घटक का मतलब होता है इस a को जो है x में और इसी a को y में बांटना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस a को अगर हम x की ओर, इस a को अगर हम थीटा, जिधर थीटा है, देखिए थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर हमने अभी कोई थीटा नहीं बनाया, कोई कोण नहीं बनाया है। कोण बन रहा है लेकिन उस कोण को अभी हम नहीं लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कोण हमने नहीं माना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो है a को अगर हम, इस a को अगर थीटा जिधर माने हैं, ये जो थीटा है, a को अगर हम थीटा की तरफ लेंगे, a को अगर हम थीटा की तरफ लेंगे तो आएगा दोस्तों यहाँ से a आएगा, और अगर हम किसी को थीटा की तरफ लेते हैं तो उसके साथ आता है दोस्तों कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कोई थीटा हमने नहीं माना है। अगर दोस्तों इस a को y में बांटें, अगर इस a को y में बांटेंगे जिधर कोई थीटा नहीं है, अगर उधर लेंगे किसको, a को, अगर इस a को हम इधर जिधर कोई थीटा नहीं है, अगर इस a को उधर लेंगे तो आएगा यहाँ से a साइन थीटा, नहीं है। तो ये होता है दोस्तों घटक। अब इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कुछ कोण को मानते हैं। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो कोण है ये मान लेते हैं थीटा है। तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, ये भी कोण कितना होगा, थीटा। ठीक है, साफ साफ देख सकते हैं जितना आवेश इस परत पर है उतना ही आवेश दोस्तों इस परत पर है, हमने माना इस तरह से। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस परत के कारण है, ऊपर वाले परत के कारण, और ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है डी वेक्टर वो नीचे वाले परत के कारण है। तो इन दोनों के बीच, तो अगर यहाँ पर एक हम डॉट लाइन खींचे तो इस डॉट लाइन से जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही दोस्तों इस डॉट लाइन से ये भी एंगल बनाएगा। क्यों, कहा है कि ये मान के चल रहे जितना इस पर आवेश है उतना ही इस पर आवेश है। तो दोनों पर आवेश जब समान है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र जो हमने लिया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमने लिया है डी वेक्टर, उसके द्वारा बनाया गया कोण एंगल भी क्या होगा, समान होगा। क्यों, कहा है कि
इस लेयर में और इस लेयर में आवेश का मान क्या है, समान है। आवेश का मान जब समान है तो इन दोनों लेयरों के द्वारा विद्युत क्षेत्र जो है डी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र जो है डी वेक्टर, इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। किसके साथ, एक जो हमने डॉट लाइन खींचा है बीचों बीच उसके साथ। यहाँ पर पी बिंदु पर दोस्तों एक और हम लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से। ये जो है डी वेक्टर, इसका अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम इसको जो है दोस्तों, इसको अगर हम थीटा की तरफ लेंगे, देख सकते हैं ये थीटा का बात हो रहा है, ये थीटा जो है इसका बात हो रहा है। अगर हम इस डी वेक्टर को, किसको, डी वेक्टर को, इस डी वेक्टर को अगर हम थीटा की तरफ लेंगे इधर, जैसा कि हमने बताया यहाँ पर कि इस ए को थीटा की तरफ लेंगे तो आएगा ए कॉस थीटा। उसी तरह से दोस्तों अगर हम इस डी को, ये जो डी है, ये लाइन डी वाला लाइन है, इस डी को अगर हम थीटा की तरफ लेंगे इधर, के साथ आएगा डी ई कॉस थीटा इधर की तरफ। ठीक है, समझ गए। उसी तरह से दोस्तों अगर हम क्या करें, इसी डी ई का इधर ले, इस डी को अगर हम इधर ले जिधर कोई थीटा नहीं है, अगर इस डी को अगर हम इधर लेंगे तो इस डी के साथ आएगा साइन थीटा। अगर इस डी को अगर हम इधर लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, वहाँ पर आएगा, मेरे पास आएगा डी ई साइन थीटा। इसके साथ भी हम वही करते हैं। अगर ये जो डी ई जो आपको दिख रहा है, ये डी ई, ये डी ई, इस डी ई को अगर हम देखिए ध्यान से, ये जो डी है इसका थीटा किधर है, उसका थीटा यहाँ पर है। अगर इस डी ई को अगर हम थीटा की तरफ लेंगे, इस डी ई को अगर हम थीटा की तरफ लेंगे तो आएगा दोस्तों, इस डी के साथ आएगा डी ई कॉस थीटा। ये दोस्तों यही डी ई को अगर इसी डी ई को जिधर थीटा नहीं है, इस डी ई को अगर हम इधर लेंगे तो इस डी के साथ इधर आएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, हाँ, ये जो आपके पास निकला है डी साइन थीटा, ये है ऊपर की तरफ, और ये जो निकला है डी ई साइन थीटा, ये है नीचे की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। दोनों समान है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, उल्टा है। जब दो चीज़ समान हो और दोनों एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। मतलब कि यही चीज़ इस बिंदु P पर डी साइन थीटा ऊपर की तरफ प्रभाव दिखा रहा है और इसी बिंदु P पर एक जो है नीचे की तरफ डी साइन थीटा यहाँ पर लग रहा है। ये जो डी साइन थीटा है वो नीचे की तरफ प्रभाव दिखा रहा है। तो दोनों जो है आपस में बराबर है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो जब दो समान चीज़ एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो निकला है तुम्हारे पास डी कॉस थीटा, ये किधर है, आगे की तरफ निकला है, और ये भी जो नीचे में निकला है डी कॉस थीटा, ये भी किधर है, आगे की तरफ है। दोनों का जो है दिशा, डायरेक्शन किधर है, आगे की तरफ है। ये जो डी कॉस थीटा है इसका भी दिशा देखो किधर है, आगे की तरफ। चूँकि हम इसका घटक इधर किए थे तो इसका दिशा आगे की तरफ होगा, और इसका भी घटक हम उधरे किए थे थीटा की तरफ, तो इस डी कॉस थीटा का भी दिशा किधर होगा, आगे की तरफ होगा। तो ऊपर में जो निकला है डी कॉस थीटा और ये जो नीचे में निकला है डी कॉस थीटा, दोनों का दिशा जो है वो एक ही और है। जब दोनों का दिशा एक ही और होता है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, दोनों जुट जाएंगे। कितना हो जाएगा, देखो डी कॉस थीटा दोनों जुट जाएंगे तो हो जाएगा 2
डी ई कॉस थीटा। और इसका प्रभाव किधर होगा, उसका दिशा आप साफ साफ देख रहे हैं। दोनों जब जुट जाएगा तो दोनों जुटने के बाद भी दिशा किधर दिखाएगा, वो दिखाएगा आगे की तरफ, आगे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वो होगी दोस्तों, इस P बिंदु पर वो होगी आगे की तरफ। क्यों? कहा कि दोनों जुट गया, दोनों जुट करके बन गया यहाँ पर 2D cos थीटा। और चूंकि दोनों एक ही दिशा में है, जुट जाएगा तो दोनों का प्रभाव जो है वो एक ही दिशा में आएगा, आगे की तरफ। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला कि एक आवेशित सीट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हमेशा होगी इस सीट के कारण आगे की तरफ। चूँकि ऊपर वाला दोनों क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। इसीलिए दोस्तों इसकी दिशा, इस सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, हर हमेशा आगे की तरफ होगी। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला, अगर कोई आपके पास आवेशित सीट है, अगर आपके पास कोई क्या है, आवेशित सीट है, तो इस आवेशित सीट के कारण विद्युत क्षेत्र ई की दिशा किधर होगी, वो होगी आगे की तरफ। अब हम इस आवेशित सीट के कारण विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो मेरे पास आवेशित सीट है, हम इससे जो है इस सीट से r दूरी पर एक बिंदु P को मानते हैं और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस बिंदु P पर हम गॉस का नियम नहीं लगा सकते हैं। हमने पढ़ा है कि गॉस का नियम उस बिंदु पे लगता है जो बिंदु एक सतह के अंदर बंद हो। तो आप देख सकते हैं साफ साफ, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P किसी गॉसीय सतह के अंदर ये बंद नहीं है। तो यहाँ पर हम इस बिंदु P पर हम गॉस का नियम अभी हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस बिंदु P पर गॉस के नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को हम एक गॉसीय सतह से क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि इस बिंदु P को एक सतह से बंद करें। वो सतह का नाम होगा दोस्तों, वो सतह का नाम होगा गॉसीय सतह। तो इस बिंदु P को हम एक सतह से बंद करते हैं। वो सतह दोस्तों हम एक बेलन के रूप में ले रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, बेलन कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस सतह से हम क्या करेंगे, इस बिंदु P को बंद करेंगे। तो ये सतह दोस्तों कहलाएगा गॉसीय सतह। ठीक है, तो देखो ध्यान से किस तरह से हम बंद करेंगे। ये बिंदु P को हम एक सिलेंडर से बंद करेंगे, एक बेलन से बंद करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P को हमने एक सतह से बंद कर दिया है। इस सतह को हम बोलेंगे गॉसीय सतह। जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, अगर हम उस बिंदु को किसी भी सतह से बंद करते हैं तो उस सतह को हम एक नाम देते हैं। उस सतह का नाम कहलाता है गॉसीय सतह। उस सतह को हम क्या कहते हैं, गॉसीय सतह। ये जो बिंदु P था, जो बाहर में स्थित था, वो बिंदु P दोस्तों एक सतह के अंदर आ चुका है। तो इस सतह पर हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। ये जो हमने एक गॉसीय सतह लिया है बेलन के रूप में, ये जो गॉसीय सतह है, ये गॉसीय सतह इस सीट से कुछ इस तरह से गया है। मान लेते हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पर दोस्तों, यह एक क्या है, सीट है। जिस तरह से ये आवेशित सीट है, उसी तरह से ये आवेशित
सीट है। तो इस आवेशित सीट से ये जो हमने गॉसीय सतह एक बेलन को गुजारा है, ये बेलन दोस्तों कुछ इस प्रकार से गुजर रहा है इस सीट के अंदर से। ये मार्कर भी दोस्तों आपको इस बेलन का जैसा ही दिख रहा होगा, ये मार्कर। तो ये मार्कर इस सीट से कुछ इस तरह से गया है, इसके बीचों बीच इस तरह से ही रखा हुआ, इस तरह से बीच से गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेलन है दोस्तों, ये बेलन इस सीट से, इस आवेशित सीट से किस तरह से गया है, कुछ इस तरह से भीतर से गया है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये लाइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी ये लाइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन कटा हुआ दिख रहा हो। तो कटा हुआ क्यों है? क्योंकि ये जो है, ये सिलेंडर आवेशित सीट के बीचों बीच गया है। जब बीचों बीच जाएगा तो इसका ये वाला भाग जो यहाँ पर, तो इसका जो है यहाँ का भाग जो है वो भाग क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो ढक जाएगा अगर ये भाग, तो ये भाग यहाँ का भाग आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये भाग जो हम पकड़े हुए हैं, ये भाग जो है आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके भीतर से अगर हम भेजे हैं तो वो जो है इसके भीतर होने के कारण वो जगह कुछ इस सीट में क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो कटा हुआ दिख रहा है, यहाँ भी आपको कटा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया है, हुआ है इस सीट के अंदर इस बेलन का इतना सा हिस्सा क्या हो गया है, छिप गया है। इसीलिए यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, कटा हुआ। ध्यान से, ये जो हमने गॉसीय सतह लिया है, गॉसीय सतह सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो है 4 हिस्सा है। आप देख सकते हैं, एक हिस्सा ये हुआ पहला, एक हिस्सा ये हुआ दूसरा। गॉसीय सतह का कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है। पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और ये जो है आवेशित सीट है, इस आवेशित सीट के एक अगला हिस्सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वक्रित हिस्सा, ठीक है। जिस तरह से हम अगर आपको समझाने का कोशिश करें कि ये जो सीट है, ये सीट जो है, ये सीट के एक हो गया कहाँ का हिस्सा, आगे वाला वक्रित हिस्सा। देखिए ध्यान से, कैसा हिस्सा है, वक्रित हिस्सा। तो एक हो गया वक्रित हिस्सा आगे की तरफ, एक वक्रित हिस्सा देख सकते हैं आप दोस्तों, ये हो गया पीछे की तरफ। 2 हिस्सा, एक हिस्सा यहाँ पर है, एक हिस्सा यहाँ पर है तीसरा, और एक हिस्सा यहाँ पर है चौथा। तो कितना हिस्सा है इसके पास, 4 हिस्सा है। एक हो गया यहाँ से ये वक्रित वाला हिस्सा, ठीक है। एक हो गया पीछे वाला ये वक्रित वाला हिस्सा, 2। एक हो गया वृत्ताकार, तीसरा। फिर देखिए यहाँ पर एक और वृत्ताकार है। तो कितना हिस्सा हो गया टोटल, तो इस गॉसीय सतह का 4 हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा। तो इस चारों हिस्से पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स को निकालना पड़ेगा। ये जो वृत्ताकार भाग है, इस भाग का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, एक एरिया होगा। इसको हम ऐसे दिखाते हैं। इस एरिया के हम एक छोटा सा जगह मानेंगे। इस एरिया का, ये पूरा एरिया का हमने क्या किया, एक छोटा सा जगह लिया है, ये जगह, ठीक है। और इस जगह को हम मानते हैं DA। इस पूरे वृत्ताकार भाग का टोटल क्षेत्रफल, एरिया जो है वो A है। तो इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल का हमने क्या किया है, एक छोटा सा स्थान को माना है, छोटा सा सतह को माना है। ये छोटा सा सतह, इस छोटे से क्षेत्रफल को हम किस तरह से लिखेंगे, तो इस छोटे से एरिया का
सतह का क्षेत्रफल हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इस बड़े से एरिया ए का ये छोटा सा हिस्सा है, तो इसी एरिया का हिस्सा है यहाँ पर, ये भी एरिया है, ए लगा दिए। चूँकि ये एरिया छोटा सा है इसीलिए छोटे से चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस छोटे से एरिया को हम क्या माने हैं, डी ए। डी ए क्या है, इस बड़े से भाग का, बड़े से गोले का, वृत्ताकार भाग का एक छोटा सा एरिया है। अब हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश जो है, अगर आपके पास कोई एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया है ए, तो इस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होता है क्षेत्रफल सदिश। इसको दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, यहाँ से हम ए लेंगे और इस पर हम वेक्टर चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ये सभी चीज़ों के बारे में हमने बताया है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। फिर से देख लेते हैं। ये जो क्षेत्रफल सदिश है, ये अगर आपके पास कोई सतह दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, ए है, तो इस एरिया के ये जो एरिया है, इस एरिया के लंबवत होता है बाहर की तरफ होता है क्षेत्रफल सदिश। इसको हम कैसे दिखाते हैं, जो भी एरिया है उसको लेंगे और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगाएंगे। चूँकि यहाँ पर सदिश का जिक्र हुआ है इसीलिए इस पर हम वेक्टर चिन्ह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो एक छोटा सा एरिया है डी ए, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश होगा इस छोटे से एरिया के लंबवत बाहर की तरफ। इसको हम कैसे दिखाएंगे, जो भी एरिया है आपके पास, क्या एरिया है, डी ए, उसको लेंगे और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगाएंगे। समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई छोटा सा एरिया है, तो उस एरिया के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। उसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो एरिया है उसके लंबवत लेना है बाहर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश। और उसको हम कैसे लिखेंगे, जो भी एरिया है, जिस एरिया के आपने लंबवत लिया है क्षेत्रफल सदिश को, उस एरिया को लेना है डी ए को, और उस पर आपको एक वेक्टर चिन्ह को लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। बताया था कि विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम ई से दिखाते हैं। ये विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वो प्लस आवेश से क्या होती है, दूर होती है। ई, ये प्लस आवेश से क्या होती है, दूर। तो इस छोटे से एरिया से ये प्लस के कारण, यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्लस आवेश है, इस प्लस के कारण इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र ई क्या होगी, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे प्लस हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगी, प्लस से दूर। तो यहाँ भी दोस्तों इस छोटे से एरिया से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र ई, वो क्या होगी, इस प्लस के कारण क्या होगी, दूर, कुछ इस तरह से। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ई वेक्टर। ये जो वृत्ताकार भाग है, इस वृत्ताकार भाग का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, एरिया होगा। इस एरिया का हम एक छोटा सा हिस्सा मान रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा हिस्सा जब भी मानते हैं, इस पूरे क्षेत्रफल का, इस पूरे एरिया ए का एक छोटा सा हिस्सा जब भी मानते हैं, उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम, ये एरिया इस बड़े से वृत्ताकार भाग का एरिया का एक छोटा सा सतह है, छोटा सा एरिया है। तो इसको भी हम लिखेंगे, दोस्तों,
चूँकि ये एरिया है तो ए लिखेंगे। चूँकि इस बड़े से एरिया का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा एरिया है, तो छोटे सा के लिए हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वो होगा दोस्तों इस छोटे से एरिया के लंबवत बाहर की तरफ, इस तरह से। इसको हम दिखाएंगे दोस्तों, जो एरिया हम लिए हैं, जिस एरिया के लंबवत हम इसको लिए हैं, वो एरिया को लेंगे यहाँ पर DA, और इस पर हम एक सदिश वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे। चूँकि ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जो होता है दोस्तों, जो भी आप एरिया लेते हैं उस एरिया के क्या होता है, लंबवत बाहर की तरफ। इसको हम कैसे दिखाते हैं, जो एरिया के आप लंबवत लिए हैं वो एरिया को आपको लेना है और उस पर एक वेक्टर चिन्ह को लगाना है, तो वो कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है। इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र E जो है वो किस तरह से होगी, विद्युत क्षेत्र जो है एक शीट के कारण क्या होगी, एक आवेशित शीट के कारण क्या होगी विद्युत क्षेत्र, अभी तुरंत हमने निकाला है, क्या होगा, वो होता है आगे की तरफ। आगे की तरफ होता है कौन, विद्युत क्षेत्र E, या तो आगे की तरफ होगा या किधर होगा, पीछे की तरफ, इस तरह से। अगर आप इस बिंदु P को अगर आप इधर लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इधर होगा। अगर दोस्तों इसी P बिंदु को आप इधर लेते हैं, शीट के इधर, तो विद्युत क्षेत्र जो है प्लस से क्या होगी, इधर होगी, इधर P बिंदु अगर लेंगे हम तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम किधर लेंगे, इस शीट के कारण वो लेंगे आगे की तरफ। ठीक है। अगर इसी P को दोस्तों अगर हम क्या करें, हम इधर ले लें तो इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र E जो है वो होगी इधर की तरफ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस शीट के कारण या तो आगे की तरफ होगी, इसको तो हम तुरंत देखे थे, अभी तुरंत देखे हम पीछे, और अगर इसी P बिंदु को अगर हम इधर ले लें तो विद्युत क्षेत्र दोस्तों वो आपको प्राप्त होगा इधर आगे की तरफ, इधर इस शीट के कारण इधर आगे की तरफ। तो हमने क्या सीखा, इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र या तो आगे की तरफ होगी या पीछे की तरफ होगी। इस शीट के कारण इस छोटे से क्षेत्रफल से, छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र किधर होगी, E, वो होगी दोस्तों इस शीट के कारण पीछे की तरफ, इस तरह से। एरिया से क्या होगी, आगे की तरफ, इस तरह से। और इसको हम किस तरह से दिखाएंगे, E वेक्टर। चाहे आप यहाँ पर देखें और चाहे आप यहाँ पर देखें, ये जो है ये सतह कैसा है, वृत्ताकार, और ये सतह भी कैसा है, वृत्ताकार। दोनों सतह जो है दोस्तों वो क्या है, एक वृत्ताकार है। तो यहाँ पर दोनों वृत्ताकार सतह में आप देख सकते हैं ये जो E वेक्टर है और ये जो DA वेक्टर है, ये दोनों की दिशा देखिए ध्यान से, आगे की तरफ है। दोनों की दिशा किधर है, आगे है। तो जब दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तो यहाँ पर थीटा हम लेते हैं 0 डिग्री। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों की दिशा जो है वो किधर है, इधर है। तो दोनों की दिशा देखिए सेम है, तो यहाँ पर भी हम थीटा कितना डिग्री पर भी हम थीटा लेंगे 0 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ये जो शीट है, इस शीट का ये जो वक्रित भाग है, अगला वाला भाग, ये जो वक्रित भाग है, इस वक्रित भाग का कुछ ना कुछ
अपना एक एरिया होगा। इस एरिया के हम वक्रित भाग का एरिया का हम एक छोटा सा हिस्सा मान रहे हैं यहाँ पर। ये छोटा सा हिस्सा, इस पूरे वक्रित भाग का हम क्या मान रहे हैं, एक छोटा सा एरिया मान रहे हैं यहाँ पर। चूँकि इसका जो है एरिया हम क्या मान चुके हैं, ए, तो इसका छोटा सा एरिया जब लेंगे वो कहलाएगा दोस्तों डी ए। और इस छोटे से एरिया डी ए का क्षेत्रफल सदिश वो होगा इस सतह के लंबवत बाहर की तरफ, इस तरह से। इसको हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ से लेंगे डी ए और इस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाएंगे, डी ए वेक्टर। देखिए ध्यान से, इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र ई जो है वो क्या होगी, हम देख चुके हैं इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र किधर है, वो है आगे की तरफ। तो इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र किधर होगी, वो इस शीट के कारण, आवेशित शीट के कारण वो होगी आगे की तरफ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और इसको हम दिखाएंगे दोस्तों ई, विद्युत क्षेत्र। और ये जो है एक सदिश है, इसलिए इस पर लगाएंगे हम वेक्टर चिन्ह। आप साफ साफ देख सकते हैं ये जो ई वेक्टर है और ये जो क्षेत्रफल सदिश है डी ए वेक्टर, इन दोनों के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण कितना बन रहा है, वो कोण बन रहा है 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर थीटा हम कितना इस्तेमाल करेंगे, हम लेंगे 90 डिग्री थीटा। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब देखिए ये शीट का जो है, इस शीट का ये जो पीछे वाला वक्रित भाग है, वक्रित भाग शीट के ये जो पीछे वाला है वक्रित भाग, वृत्ताकार भाग का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वक्रित भाग। कौन सा भाग, ये वक्रित भाग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, ये वक्रित भाग जिस तरह से हमने इधर लिया था, ये वक्रित भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसी तरह से दोस्तों ये जो है आपके पास ये वक्रित भाग, ये इसका भी कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा ए। इस एरिया का हम एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा मानेंगे। यहाँ पर हम ये छोटा सा हिस्सा को हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखते हैं छोटा सा एरिया को लिखते हैं डी ए। और इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश वो होगा दोस्तों इस छोटे से एरिया के लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश। इसको हम कैसे दिखाते हैं, जो भी क्षेत्रफल है उसको लीजिए आप डी ए और उस पर एक क्या लगा दीजिए, वेक्टर चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर। देखेंगे विद्युत क्षेत्र ई को हमने अभी देखा था कि शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है या तो आगे की तरफ होगी, या विद्युत क्षेत्र की दिशा इस शीट के कारण या तो पीछे की तरफ होगी। ठीक है, तो इस सतह से इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किधर होगी, वो होगी यहाँ पर इस तरह से पीछे की तरफ। इसको हम दिखाएंगे ई वेक्टर। अगर हम ये P बिंदु को, अगर इस P बिंदु को शीट के आगे लेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी आगे की तरफ। अगर दोस्तों इसी P बिंदु को हम कहाँ ले लें, इस शीट के पीछे यहाँ पर ले लें, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस शीट के कारण किधर हो जाएगी, वो होगी पीछे की तरफ, इस तरह से। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर भी थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। देख इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर थीटा होगा, वो होगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर इन चारों सतह के कारण अब हम फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। ये जो चार सतह हमने बताया अभी तुरंत,
उन चारों सतह के कारण अब हम फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। अब हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स को हम किसे दिखाते हैं? फाई से। तो फाई टोटल निकालेंगे। तो अगर फ्लक्स टोटल निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इन चारों सतह का, पहला सतह, दूसरा सतह और ये जो हमने लिया था वक्रित तीसरा सतह, और ये जो था इस शीट के पीछे ये वाला वक्रित सतह, ये वक्रित सतह चौथा सतह, तो इन चारों सतह का क्या निकालना पड़ेगा? फ्लक्स को निकालना पड़ेगा। चारों सतह का फ्लक्स हम निकाल लेंगे तो उसी का मान कहलाएगा, तो वही कहलाएगा टोटल फ्लक्स। ठीक, तो समझ गए? चारों सतह का क्या देखना पड़ेगा? हमको फ्लक्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फ्लक्स देखेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से कि ये भी सतह देखिए वृत्ताकार है और ये भी सतह देखिए वृत्ताकार है। तो काय ठो वृत्ताकार सतह है? तो काय ठो वृत्ताकार सतह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ठो वृत्ताकार सतह है, पहला दूसरा, तो 2 ठो वृत्ताकार सतह है। तो यहाँ फ्लक्स देखेंगे वृत्ताकार सतह के लिए काय ठो वृत्ताकार सतह काय ठो है? पहला दूसरा 2 ठो है, इसीलिए वृत्ताकार सतह 2 ठो है, तो फ्लक्स भी काय ठो आएगा मेरे पास? 2 ठो, इसलिए 2 से हम क्या कर देंगे? इसमें गुना कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, टोटल चाहिए तो प्लस, सभी को ऐड करेंगे, जितना भी सतह है टोटल का फ्लक्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 ठो वृत्ताकार सतह था, दोनों में से किसी एक का हम क्या किए? फ्लक्स निकालेंगे और उसी को हम 2 से गुना कर देंगे, तो मेरे पास इन दोनों वृत्ताकार सतह का फ्लक्स आ जाएगा। तो आ गया यहाँ पर। अब देखेंगे हम फ्लक्स, ये जो आपको दिख रहा है ये वक्रित भाग, तो ये वाला वक्रित भाग और ये वाला वक्रित भाग, इन दोनों का फ्लक्स निकालेंगे। दोनों देखने में देखिए एक ही जैसा लग रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक का फ्लक्स निकालेंगे और उसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो इन दोनों सतह का फ्लक्स हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्लक्स लिखेंगे कौन सा भाग के लिए? देखो ध्यान से, ये कौन सा भाग है? ये दोनों वक्रित भाग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वक्रित सतह। तो ये जो वक्रित सतह है, ये और ये काय ठो है? 2 ठो है, इसीलिए फ्लक्स भी हमको काय ठो निकलेगा? 2 ठो, इसीलिए हम इसमें किससे गुना कर देते हैं? 2 से। यहाँ पर देखिए 2 ठो वक्रित भाग है, तो दोनों वक्रित भाग में से किसी एक वक्रित भाग का अगर हम क्या करेंगे? फ्लक्स निकाल करके उसी को अगर हम 2 से गुना कर देंगे, तो इन दोनों सतह का क्या मिल जाएगा? हमको फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम क्या किए? यहाँ पर वक्रित भाग का फ्लक्स लिखे, लेकिन उसको किससे गुना कर दिए? 2 से। क्यों? वक्रित भाग का ठो है? 2 ठो है। ठीक है, इसीलिए ऐसा किए। समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम लिख सकते हैं यहाँ से फाई टोटल बराबर 2 गुना वृत्ताकार सतह। ये जो वृत्ताकार सतह है दोस्तों, ये वृत्ताकार सतह, इसका हम एक छोटा सा एरिया लिए हैं DA। ठीक है, इस वृत्ताकार भाग का हमने छोटा सा एरिया लिया था, छोटा सा सतह लिया था DA। जब छोटे से एरिया पर हम देख रहे हैं छोटा सा, तो यहाँ से लिखेंगे फाई, लेकिन ये फ्लक्स कैसा निकलेगा? छोटा सा के लिए हम क्या लगाते हैं? D लगाते हैं। और ये फ्लक्स कहाँ का निकलेगा? वृत्ताकार सतह का। फिर प्लस, यहाँ पर देखिए 2 गुना, यहाँ देखिए वक्रित सतह का फ्लक्स। आप देख सकते हैं ये वक्रित सतह जो है, इसका भी हमने एक छोटा सा एरिया लिया है। तो इस छोटे से एरिया का हम फ्लक्स कैसे लिखेंगे? ये छोटे से एरिया का हम फ्लक्स कैसे लिखेंगे? यहाँ भी देख सकते हैं ये छोटा सा एरिया है, तो इन दोनों का हम फ्लक्स कैसे लिखेंगे? छोटे से एरिया का।
तो छोटे से एरिया का वक्रित सतह पर फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो फ्लक्स यहाँ पर पूरा है। अगर हम छोटा सा एरिया के लिए देखते हैं, छोटा सा एरिया के लिए देखते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे से एरिया का फ्लक्स भी दोस्तों वो भी आता है छोटा सा। तो छोटा सा के लिए ये तो फ्लक्स निकलेगा फाई, लेकिन ये फ्लक्स कैसा होगा? छोटा सा। तो छोटा सा के लिए हम क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। ये कौन सा फ्लक्स निकला है? ये निकला है वक्रित सतह का फ्लक्स। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहाँ से फाई टोटल किस तरह से निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे 2। ये जो वृत्ताकार सतह पर फ्लक्स निकला है, ये फ्लक्स कैसा है? छोटा सा। ये छोटे से एरिया का फ्लक्स है, इसका कितना है? डी फाई। उसी तरह से ये भी एरिया है, छोटा सा एरिया है, इसका भी फ्लक्स कितना निकलेगा? डी फाई। तो देखिए ध्यान से, ये छोटे से एरिया का फ्लक्स है डी फाई। ये जो वृत्ताकार भाग पूरा एरिया है, वृत्ताकार भाग का पूरा एरिया है ए, इस एरिया का छोटे से एरिया का, इस एरिया के एक छोटा सा हिस्सा, छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है हमको डी फाई। हम क्या चाहते हैं दोस्तों? ये छोटा सा एरिया का तो फ्लक्स हम निकाल लिए डी फाई। हम चाहते हैं दोस्तों इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए, इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए, तो इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपके पास छोटा सा एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, इसी का आपको करना पड़ेगा समाकलन, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो है 2 का तो 2 लिखेंगे। ये छोटा सा जो फ्लक्स है हमको चाहिए पूरे एरिया का, वृत्ताकार सतह का पूरे एरिया का फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे? जो छोटा सा एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, इसी का हम क्या कर देंगे? समाकलन। डी फाई का मतलब हो गया वृत्ताकार सतह के पूरे भाग पर। डी फाई का समाकलन का मतलब हुआ ये जो वृत्ताकार सतह है, इस वृत्ताकार सतह के पूरे एरिया का, इस पूरे एरिया का फ्लक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो है कौन सा भाग है? वृत्ताकार भाग मतलब सतह, वृत्ताकार सतह प्लस उसी तरह से ये जो वक्रित सतह है, ये जो वक्रित सतह है उसका फ्लक्स कितना निकला है? वक्रित सतह है, ये वक्रित सतह का ये जो छोटा सा हिस्सा लिया है, ये जो छोटा सा हिस्सा लिया है, इसका भी फ्लक्स कितना आया है? डी फाई। इसका भी फ्लक्स कितना आया है? डी फाई। हम क्या चाहते हैं दोस्तों? ये छोटा सा एरिया का तो फ्लक्स निकल गया डी फाई। हम चाहते हैं ये पूरे वक्रित भाग पर फ्लक्स कैसे निकालें, पूरे वक्रित भाग का फ्लक्स। तो हम क्या करेंगे? जो छोटा सा एरिया का फ्लक्स निकला है, जो छोटा सा एरिया का फ्लक्स निकला है, इसी का हम कर देंगे समाकलन। समाकलन करने से ये होता है कि अगर छोटा सा एरिया का आपको फ्लक्स दिया है, अगर उसका आप समाकलन करते हैं तो इस पूरे एरिया का क्या निकल जाता है? फ्लक्स निकल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का तो 2 रखेंगे गुना ये छोटे से एरिया का जो भी फ्लक्स निकला है, वक्रित सतह के छोटे से भाग का जो भी फ्लक्स निकला है, आपको उसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन। समाकलन करने से इस वक्रित भाग के पूरे एरिया का क्या निकल गया? फ्लक्स निकल गया। उसको हम 2 से गुना कर दिए हैं क्योंकि ये सतह वक्रित भाग का ठो है, 2 ठो है। और ये कौन सा भाग है? ये है वक्रित भाग, वक्रित सतह। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं? फाई यहाँ से लिखेंगे टोटल, फाई टोटल बराबर, यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं 2 गुना इंटीग्रेशन, ये जो आपके पास डी फाई है, डी फाई का सूत्र क्या होता है? देखिए कौन सा भाग का है?
वृत्ताकार सतह, वृत्ताकार सतह के लिए डी फाई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? डी फाई का फार्मूला होता है ई, यहाँ से लेंगे डी ए, ई डी ए। तो यहाँ से जो है तुम्हारे पास डी फाई, इसका सूत्र हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस कौन सा भाग का है? ये है वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार सतह, ठीक है। प्लस फिर देखिए इधर से इंटीग्रेशन लिखेंगे कौन सा सतह के लिए? वक्रित सतह के लिए। ये जो डी फाई है, डी फाई का सूत्र क्या होगा यहाँ पर? डी फाई का देखिए ध्यान से, यहाँ से वक्रित सतह के लिए ई वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर। तो यहाँ से लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से फाई टोटल बराबर लिखेंगे 2 का 2 गुना, फिर इंटीग्रेशन। इसका फार्मूला हो दोस्त, इसका फार्मूला हम किस तरह से लिखते हैं? यहाँ से सिंपल हम लिखेंगे ई और यहाँ से सिंपल लिखेंगे डी ए, दोनों का वेक्टर चिन्ह हटा देंगे और दोनों के बीच का डॉट को हटा देंगे यहाँ से। तो डॉट को हटाने से यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस, यहाँ भी वही काम करेंगे हम। देखिए ये कितना है? ये 2 गुना है, तो 2 से गुना भी करना पड़ेगा, 2 गुना है यहाँ पर, इसलिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुना इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला हो जाएगा ई, यहाँ से लेंगे हम डी ए और दोनों का वेक्टर चिन्ह हटा देंगे, दोनों के बीच से डॉट को हटा देंगे, तो आएगा कॉस थीटा। देखिए फाई टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर आएगा 2 गुना, फिर वहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। और ये कौन सा भाग है? देखिए ध्यान से, वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग या सतह बोल सकते हैं इसको। फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे हम 2 गुना, फिर वो फॉर्मूला लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ये कौन सा भाग है? ये है वक्रित भाग, वक्रित भाग या वक्रित सतह, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? फाई टोटल बराबर आएगा 2 गुना इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे डी ए और देखो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा। वृत्ताकार सतह के लिए, वृत्ताकार सतह के लिए देखिए ध्यान से, ये जो वृत्ताकार सतह है इसके लिए थीटा डिग्री यहाँ भी था, देखो ध्यान से, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, इन दोनों के बीच थीटा कितना था? यहाँ पर, यहाँ भी था 0 डिग्री, अभी तुरंत हमने मिटाया था इसको, कितना था ये? 0 डिग्री। तो यहाँ से इस वृत्ताकार भाग के लिए थीटा कितना है? जो थीटा है वो 0 है, तो यहाँ से बैठाएंगे 0 डिग्री प्लस, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखेंगे 2 है तो डबल है तो इसको लिखेंगे 2 गुना, फिर देखिए यहाँ से लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे डी ए और यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना है? वक्रित सतह के लिए देखिए ध्यान से, ये जो वक्रित सतह है, ये जो वक्रित सतह है, ये जो वक्रित सतह है, इसके लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इस वक्रित सतह के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और देखिए दोस्तों ध्यान से, कॉस 90 का मान होता है 0। ये जो कॉस 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो इस टोटल भाग को कितना कर देगा? 0 कर देगा, काहे कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। जब 0 होगा तो इसके बगल वाला इसको 0 करेगा, काहे कि यहाँ पे गुना का संबंध है तो इसको भी 0 कर देगा। ये जब टोटल 0 हो गया
जीरो को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये टोटल क्या मान हो जाएगा, इस टोटल का मान ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ से हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि इस टोटल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, हम किसको लेके आगे बढ़ेंगे, हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, कौन सा भाग को, वृत्ताकार भाग को, वृत्ताकार भाग या सतह, इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो था आपके पास वक्रित सतह ये क्या हो चुका है, कैंसल, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जीरो, इसलिए टोटल का मान कितना हो जाएगा, जीरो, इसलिए भाग खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों मेरे पास क्या बचा, 5 टोटल में क्या बचा, 2, यहाँ से लिखेंगे 2 गुना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, मेरे पास बचा वृत्ताकार भाग। अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लेके इसको चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे डी ए। कॉस जीरो का वैल्यू दोस्तों कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से 5 टोटल बराबर आ जाएगा 2 गुना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, इंटीग्रेशन ई डी ए को अगर 1 से गुना करेंगे, ई डी ए को अगर हम 1 से गुना करेंगे आ जाएगा ई डी ए। ठीक है, तो यहाँ से 5 टोटल बराबर आ जाएगा 2 गुना, ये जो ई है, ई को हम बाहर कर लेंगे, ई जो है कांस्टेंट है, अचर है, अचर के रूप में है यहाँ पर, ई को क्या कर लेंगे, बाहर। जब ये ई बाहर हो जाएगा, यहाँ से ई बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डी ए। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 टोटल बराबर, एक काम करते हैं, 5 टोटल को हम सिर्फ क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो 5 बराबर मेरे पास आ जाएगा 2 गुना ई, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डी ए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी ए। डी ए जो दिख रहा है आपको, हम बता चुके हैं इससे पीछे जो है, कई बार हम बता चुके हैं इस चीज़ को, कि अगर आपके पास dx है, इस dx का आप समाकलन करते हैं तो इसका आंसर कितना था, x। अगर आपके पास क्या है, dy है, तो dy का अगर आप समाकलन करते हैं, अगर आपके पास dy है तो इस dy का अगर आप समाकलन करते हैं तो इसका आंसर आता है दोस्तों y। ठीक है, तो dx का अगर हम समाकलन करेंगे तो आएगा आंसर x, और इसी तरह से अगर dy का समाकलन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, y का ई लिखेंगे। ये जो है dA, ये जो dA है, dA का अगर हम समाकलन करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, a। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं। अब हम निकालेंगे दोस्तों गॉस के नियम से फ्लक्स। ठीक है, गॉस के नियम से हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स। देखिए ध्यान से, गॉस का नियम ये बोलता है कि गॉस का नियम से होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस के नियम से फ्लक्स हम किस तरह से निकालते हैं, फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस के नियम से ये सूत्र होता है फ्लक्स का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मेन बात है, यहाँ तो हम लगा दिए गॉस का नियम, काहे कि ये बिंदु P जो है एक गॉसीय सतह के अंदर है, तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा गॉस का नियम। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर फाई बराबर तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आवेश है, ये आवेश सिग्मा क्यू का मतलब गॉसीय सतह, ये जो गॉसीय सतह बनाया है हमने, इस गॉसीय सतह के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है उसका मान होता है दोस्तों सिग्मा क्यू। तो साफ साफ देख रहे हैं, ये जो सीट हमने शुरुआत में लिया था, हमने ये बताया था कि ये सीट जो है अनंत लंबाई का है। ठीक है, ये सीट जो है वो क्या है, अनंत लंबाई का है।
ये अनंत लंबाई का है तो हम ये बात नहीं बता सकते इसके अंदर इस सीट पर कितना आवेश उपस्थित है या इस गॉसीय सतह के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, ये बात हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बात नहीं बता सकते हैं तो सिग्मा क्यू का मान यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं इस सीट पर कितना आवेश है। अभी आप साफ साफ देख सकते हैं ये सीट जो है वो अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का है। उधर भी प्लस इन्फिनाइट है और इसके नीचे भी क्या है, माइनस इन्फिनाइट तक अनंत लंबाई का है। तो इस सीट पर कितना आवेश उपस्थित है हम ये बात नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चीज़ परिभाषित करते हैं। उसके लिए हम एक चीज़ परिभाषित करते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको जो है दोस्तों हम सिग्मा से दिखाते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं, आवेश को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से। तो यहाँ से आवेश लिख देंगे क्यू बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया ए, क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं, ए से, ए लिख देंगे। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको कोना कोनी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से क्यू को 1 से गुना करेंगे, लिखेंगे क्यू, फिर बराबर सिग्मा को ए से गुना करेंगे, आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये जो आवेश निकला है क्यू बराबर निकला है सिग्मा इंटू ए, छोटी सिग्मा इंटू ए। तो यही जो है क्यू का मान छोटी सिग्मा इंटू ए, यही कहलाएगा गॉसीय सतह के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है वो। मतलब कि ये आवेश का मान निकला है, ये जो आवेश निकला है ये आवेश किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये है बड़ी सिग्मा और ये है छोटी सिग्मा। देख सकते हैं यहाँ पर क्यू इंटू ए बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट। सीधा समझना, इस सिग्मा क्यू जो है, इस सिग्मा क्यू का वैल्यू कितना हो गया, ये जो आवेश हमने निकाला क्यू, यहाँ पे देखिए क्यू है, दोनों जगह क्या है, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा क्यू का वैल्यू जो आवेश निकाले हैं सिग्मा इंटू ए, यही हुआ इसका मान। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और किससे चलेंगे, 2 से चलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये समीकरण 1 है और ये जो है समीकरण क्या है, 2 है। अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से देखें, इस समीकरण 1 के लेफ्ट में फा है और इस समीकरण 2 के लेफ्ट में भी क्या है, फा है। तो इन दोनों का लेफ्ट आपस में क्या है, बराबर है, दोनों फा है। तो जब समीकरण का लेफ्ट आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसका राइट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि 2 इंटू ई ए बराबर होगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये मान और ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि इतना बराबर इतना होगा। मतलब कि 2 इंटू ई ए बराबर होगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू ई बराबर यहाँ पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये दो जो है ये बराबर के इस साइड जो है वो गुना में है। अगर इस 2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, भागा में। मतलब यहाँ से आ जाएगा ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में। तो विद्युत क्षेत्र मेरे पास आ गया ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।